अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बच्चों। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। ये टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ हमने डिस्कस करना है डिस्पर्शन को। थिन लेंस की वीडियो अलहदा बनेगी। ये दो टॉपिक्स जो हैं हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और मैं आपको ना कुछ डायग्राम्स दिखाता हूँ। 3 डायग्राम्स हमें रिक्वायर हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। 1 बाय 1 मैं डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा और उससे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट डायग्राम है। सपोज़ ये ग्लास है और ये एयर है। जो लाइट है वो ग्लास से एयर में मूव कर रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से लेस डेंस में जा रही है। और आपको पता है कि जब भी लाइट वेव डेंसर से लेस डेंस में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ कर दूं तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर इंक्रीज़ कर दूं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो लाइट वेव है ना, वो एयर में जाने की बजाय ये जो ग्लास की ये बाउंड्री है ना, सरफेस, इस पर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर लाइट एयर में जाने की बजाय ग्लास की सरफेस पे ट्रैवल करना शुरू कर दे, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। सेकंड वीडियो में हम उसको देखते हैं। ये देखें, ये सेकंड केस है। तो इसमें देखें कि लाइट जो है जब वो ग्लास से एयर में गई है तो एक सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट जो है एयर में जाने की बजाय जो ग्लास की ये बाउंड्री है ना, ये जो या ग्लास की जो ये सरफेस है, इस सरफेस पर ट्रैवल करना शुरू कर देती है। यानी इस केस में रिफ्रैक्टेड रे जो है इसका जो एंगल है वो बनता है 90 डिग्री। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बने, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल और इसको सी से डिनोट करते हैं। सी इज़ क्रिटिकल एंगल, द एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल इज़ 90 डिग्री या फॉर विच रे मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ ग्लास। डेफिनेशन मैं इसकी राइट डाउन भी करूँगा। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है थर्ड केस कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, तो लाइट जो है एयर में जाने की बजाय ग्लास के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाएगी। और ये रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्रिटिकल एंगल से लार्जर होने के बाद होती है, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट डायग्राम में मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ रिवीजन के लिए। ये देखें, फर्स्ट केस है कि लाइट जो है वो ग्लास से एयर में गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना लार्जर हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जाने की बजाय ग्लास की जो सरफेस है ना, उस पर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। ये वाला केस एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है। और थर्ड केस है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो उस केस में लाइट जो है वो उसी मीडियम के इनसाइड जो है रिफ्लेक्ट बैक करना शुरू कर देती है और ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें सबसे पहले आपने देखना है कितनी कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ कि लाइट जो है ग्लास से एयर में गई है, ट्रैवल किया है उसने। ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो लेस डेंस या रेयर मीडियम है। फर्स्ट वन ये वाली कंडीशन है। और सेकंड वन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से लार्जर होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। ये 2 कंडीशन मैं राइट डाउन कर देता हूँ, ये आपने याद करनी है। ये 2 स्टूडेंट्स कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। फर्स्ट ये है कि लाइट जो है वो डेंसर से लेस डेंस या रेयर मीडियम में मूव करे।
यानी अगर लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। और सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। तो ये टू कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना जो है वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन जो है ये P2 में ओ लेवल्स में और P4 IGCSE में अमूमन पूछी जा सकती है या पूछी जाती है। तो अगर क्रिटिकल एंगल को डिफ़ाइन करना हो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये दो डेफिनेशन मैंने लिखी हैं क्रिटिकल एंगल की, आप इसमें से कोई एक जो है उसको याद कर सकते हैं। ये दोनों मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैंने लिखी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल एंगल का फार्मूला। रिफ्रैक्शन में मैंने एक फार्मूला लिखा था, स्नेल्स लॉ का। इक्वेशन थी n1 साइन थीटा 1 इज़ इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। तो इस केस में ये वाला जो है डेंसर मीडियम के लिए होगा और ये जो है रेयर मीडियम के लिए होगा। तो n1 जो है ये बेसिकली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और साइन थीटा इंसिडेंट एंगल, और n2 जो है ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर मैं यहाँ ग्लास लिख दूँ, यहाँ पर एयर लिखूँ, और ये होगा साइन ऑफ r। थीटा 2 जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब क्रिटिकल एंगल के केस में हमने बात देखी है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब जब रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो साइन 91, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी 1 होता है, साइन 90 डिग्री भी 1 होता है। तो इसका मतलब है ये एन जी की जगह जी ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एन साइन सी इज़ इक्वल टू 1, तो साइन सी इज़ इक्वल टू 1/n। आप यहाँ पे जी लिख लें, बेशक ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थी ताकि आपको पता चले कि ये n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो विच इम्प्लाइज क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। ये है क्रिटिकल एंगल का फार्मूला। n जो है ये डेंसर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये फार्मूला आपने जो है जस्ट इस फार्मूला को आपने याद रखना है। ये वाला, ये जो सारी कैलकुलेशन है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपने थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन याद रखें, और क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला हमने यहाँ डिराइव किया है। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने इस पूरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में याद रखने हैं। ठीक है, इनको आपने मेमोराइज़ करना है। इसके बाद हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रेलिवेंट पास पेपर के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम जो है ना डिस्पर्शन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट एंटर्स द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वेज फ्रॉम एयर and is incident on the lower surface of at critical angle as shown. Angle of incidence, angle of refraction and critical angle, ये इनकी notations हैं। In which ray diagram are angles labeled correctly? लेबल के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एंगल हमने फॉर्म करना है वो हमेशा नॉर्मल के साथ करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ठीक है, बट क्रिटिकल एंगल इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी में आ जाएं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है, रिफ्रैक्शन भी ठीक है, ये देखें क्रिटिकल एंगल भी ठीक है कि ये भी नॉर्मल के साथ ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। सी में देख लें एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रॉन्ग है, और डी में एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें भी रॉन्ग है, तो सी और डी नहीं हो सकते, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड प्लास्टिक सिलेंडर इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4. Light traveling in the plastic strikes inside surface at an angle of incidence 70 degree. Light undergoes total internal reflection. ये बहुत important point है। What are the values of critical angle in the plastic and refractive index of the plastic? अब जो दो कंडीशन हमने पढ़ी है ना वो यहाँ पर अप्लाई होनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 70 डिग्री है, इसका मतलब है इस एंगल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, तो दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ये लार्ज है, यानी कि
क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इससे स्मॉल है। क्रिटिकल एंगल जो है मस्ट बी लेस दैन 70 डिग्री और 70 डिग्री मस्ट बी लार्जर दैन क्रिटिकल एंगल बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग। और सेकंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखें लाइट जो है उसने डेंसर से लेस डेंस में जाना है, तो इसका मतलब है ये डेंसर मीडियम है और ये लेस डेंस है। तो लेस डेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, तो डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्रेटर दैन 1.4 होगा। तो यहाँ से देखें कि क्रिटिकल एंगल 70 डिग्री से लेस होगा और डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर होगा 1.4 से, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड टॉपिक जो है, ये सेकंड पार्ट है, वो है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होती है? ये वाइट लाइट है, हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि वाइट लाइट अगर एयर से किसी मीडियम में एंटर हो, सपोज़ ये कोई एक प्रिज्म है यानी सॉलिड है, ग्लास से मिलकर बना है, तो वाइट लाइट या कोई भी वेव जो है हमें पता है जब भी मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि वाइट लाइट जब प्रिज्म में एंटर होगी तो वाइट लाइट की स्पीड में क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए हमने वाइट लाइट को प्रिज्म में एंटर किया, तो हम स्टडी करना चाहते थे कि वाइट लाइट की स्पीड कितनी डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर तो फिनोमिना कुछ और हो गया। ये ऑब्ज़र्व हमने किया कि वाइट लाइट ने जैसे ही प्रिज्म में एंट्री ली, वाइट लाइट जो है वो वाइट ना रही, वो वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। इसका मतलब है जो वाइट लाइट है ये बेसिकली कोई वाइट कलर नहीं है, ये 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन निकला। तो वो प्रोसेस जिसमें वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। ये इसकी डेफिनेशन है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन वाइट लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो जो 7 कलर्स थे वो थे कौन से? तो वो हमने देखा कि जो 7 कलर्स हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ यूँ होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, बल्कि मैं फुल नेम लिखता हूँ, फर्स्ट वन है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स हैं जिनमें वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट होती है। अब क्या नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है कि क्या ये 7 कलर्स जो हैं इन सब की स्पीड मीडियम में चेंज होगी या डिफरेंट होगी? तो चूँकि कलर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि इन सब की जो स्पीड है मीडियम में वो डिफरेंट होगी। प्रिज्म में हर किसी की स्पीड दूसरे से डिफरेंट होगी और अपनी स्पीड के डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने ये जब स्प्लिटिंग होनी है तो बेंड होना है। तो इस तरह याद रखें कि जब ये लाइट अगर हम वायलेट से रेड की तरफ मूव करें तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब है कि जो रेड लाइट है, रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ लार्जर है, वायलेट की वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर है। और मीडियम में जो स्पीड है, एयर में स्पीड जो है ना सबकी सेम है। यहाँ से अब आपने पॉइंट्स अंडरस्टैंड करना है। एयर में वाइट लाइट या 7 कलर की स्पीड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इनसाइड द मीडियम जो है जैसे ही लाइट एंटर होती है तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने पढ़ा था n इज़ प्रोपोर्शनल टू v या n इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितनी वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर होगी उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और उसकी स्पीड भी उतनी ही मोर डिक्रीज होगा स्पीड में जब वो एंटर होगी। यानी अगर मैं कंपैरिजन करूं वायलेट की स्पीड का और ग्रीन की स्पीड का, तो किसकी स्पीड में जो डिक्रीज़ है मोर आएगा, किस में जो है वो डिक्रीज़ जो है वो लेस आएगा। तो ये हमें वेवलेंथ से पता चलेगा। वायलेट की वेवलेंथ जो है वो
स्मॉलर है ग्रीन की वेवलेंथ से। इसका मतलब है कि वायलेट कलर की जो स्पीड है वो भी ग्रीन कलर की स्पीड से जो है वो लेस होगी, और जिसकी स्पीड जितनी मोर डिक्रीज़ होगी इसका मतलब है उसमें बेंडिंग भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि वायलेट कलर जो है इसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी, और जो रेड कलर है इसकी बेंडिंग जो है वो लेस होगी। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ की वजह से जो स्पीड है उसमें कैसे चेंज आ रही है। ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर राइट डाउन करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आपने और अंडरस्टैंड करना है, ये अमूमन कन्फ्यूजन होती है कि समटाइम्स हम कहते हैं कि जो भी कलर है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। इन दोनों में एक कंट्रास्ट आ रहा है, ये क्या रीज़न है इसकी। इस पॉइंट में आपने ये याद रखना है कि जो हर कलर है ना, फॉर एवरी कलर फ्रीक्वेंसी सेम होती है। सपोज़ अगर इंडिगो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी एयर में होगी ना वही फ्रीक्वेंसी इसकी मीडियम में होगी। एवरी कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी रेड कलर है ना, रेड की जो फ्रीक्वेंसी एयर में होगी वही फ्रीक्वेंसी उसकी प्रिज्म में होगी। लेकिन अगर हम ये सारे का सारा स्पेक्ट्रम स्टडी करें वायलेट से लेकर रेड तक, डिफरेंट कलर्स को अगर हम जो है ना वो कंपैरिजन करें, तब हमें ये पता चलता है कि हर कलर की फ्रीक्वेंसी चूँकि डिफरेंट है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बेस पर वायलेट से रेड की तरफ मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। कलर टू कलर फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, लेकिन एक सिंगल कलर की फ्रीक्वेंसी एयर में और प्रिज्म में यानी मीडियम में कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी v इज इक्वल टू एफ लेमडा है ना, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जिसकी स्पीड जो है वो जितनी, जिसकी वेवलेंथ जितनी स्मॉलर होगी इसका मतलब है उसकी स्पीड में डिक्रीज़ उतना ज़्यादा आएगा। स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर लार्जर डिक्रीज इन स्पीड और मोर बेंडिंग। यानी ये पॉइंट आप यहाँ लिख लें। स्मॉलर वेवलेंथ, मोर डिक्रीज इन स्पीड और मोर बेंडिंग। तो इसका मतलब है अगर हम इसका बेंडिंग का एक बनाए ना स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट है, यहाँ से आते ही ये बेंड हो जाएगी 7 कलर्स में, तो इस पॉइंट पे जो होगा वो रेड होगा, लेस बेंडिंग होगी, और इस पॉइंट पे जो होगा ना ये होगा वायलेट। फिर आगे इसके बाद इंडिगो आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, फिर ग्रीन वगैरह चलते चलते ये रेड तक जाएगा। तो वायलेट की बेंडिंग मोर होगी, रेड की बेंडिंग जो है वो लेस होगी। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक हमारा डिस्पर्शन से रेलिवेंट। इसमें ये पॉइंट्स जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाए हैं इनको देखें। अब एक दो क्वेश्चन हम करते हैं इसके। क्वेश्चन है डायग्राम शो द नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट बीइंग डिस्पर्स। ठीक है, वाइट लाइट डिस्पर्स हुई है, देखें मीडियम एंटर होते ही ये हो गई है, स्प्लिट हो गई है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑब्जर्विंग फ्रॉम P टू Q। इसका मतलब है ये वायलेट है और ये जो है रेड है। ठीक है, मोर बेंडिंग वायलेट की है और लेस बेंडिंग जो है वो रेड की है। तो P से Q यानी जब आप रेड से वायलेट की तरफ आएंगे, वायलेट की वेवलेंथ स्मॉल होती है तो इसका मतलब है वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इस वजह से जब आप डिफरेंट कलर्स को कंपेयर करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन इंडिविजुअली हर कलर की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायग्राम शोज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब देखें, वाइट लाइट ए ऑप्शन है, डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि दोनों की जो बेंडिंग है वायलेट की मोर है और रेड की जो है वो लेस बेंडिंग है। बी में ये हो नहीं सकता क्योंकि इनकी बेंडिंग होनी है इस तरफ।
COD इसलिए नहीं ठीक है, जैसे ही मीडियम एंटर होगी ना, ये एक सिंगल वेव नहीं रहेगी, ये स्प्लिट होगी। जैसे यहाँ पर स्प्लिटिंग शो हो रही है ना, तो यहाँ पर भी नो स्प्लिटिंग, तो इसका मतलब है COD इस वजह से नहीं ठीक, तो ए इज़ दी राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, जिसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, क्रिटिकल एंगल को डिस्कस किया, और उसके बाद डिस्पर्शन को हमने डिस्कस किया। आप इनसे रेलिवेंट पास पेपर के क्वेश्चन करें, कोई इशू हो तो मेरे साथ क्लास में या कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।